दोस्तों, मैं आज एक बार फिर कांति शुक्ला की लिखी कहानी संग्रह अनुरक्त विरक्त से एक और कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है आशा तृष्णा न मरे। सुरमई सांझ। उस पर सितम यह कि अकेलेपन की त्रासदी झेलता कमजोर बूढ़ा तन। बच्चे बड़े क्या हुए, सबके पर निकल आए। जो बिना पूछे पग नहीं धरते थे, वही ऐसे आजाद हुए कि सारी मोह ममता छोड़ अपनी घर गृहस्थी में रम गए। दोनों बेटों में से किसी एक ने भी झूठे मुंह से नहीं कहा कि हमारे साथ चलो, यहाँ अकेले कैसे रहोगे, अब अकेली जान। पत्नी का देहांत तो पहले ही हो गया था। कैसे मर खप कर बेटों को काबिल बनाया कि दिन फिरेंगे, पर किस्मत में तो अकेले रहना ही बदा था। चलो ठीक ही है, बच्चे खुश तो हम खुश, पर मन के किसी कोने में बच्चों के साथ रहने, नाती पोतों के साथ खेलने की ललक थी, एक साथ थी। सारे अरमान धरे रह गए। शर्मा जी ने एक गहरी सांस ली। आज मेहरी भी काम पे नहीं आई, झूठे बर्तन भिनक रहे हैं। भूख सही नहीं गई तो ब्रेड दूध खाकर बिस्तर पर पड़ गए। आखिर कब तक पेपर पढ़े, दिन काटे नहीं कटते। ज्यादा टीवी भी नहीं देख सकते, सर दुखता है, आंखें धुंधली हो चली। चश्मे का नंबर बढ़ गया, कौन टेस्ट कराए। जब पत्नी और बच्चे थे, घर कितना भरा भरा था, अब सूनापन काटने को दौड़ता है। उन्हें पत्नी के सानिध्य का एक एक पल शिद्दत से याद है। उसका समय से चाय नाश्ता, खाने पीने, दवा आदि का प्रबंध करना, तौलिए कपड़े इधर उधर फेंकने पर लापरवाही का आरोप लगाकर झिड़कना, मजाल जो कभी गफलत हो जाए। सुगड़ ऐसी कि जो काम करती सुरुचि पूर्वक बड़े सलीके से, सुंदर ऐसी कि छूने से मैली होने का डर। खाना ऐसा पकाए कि पेट भर जाए पर नीयत न भरे। अफसोस कि बीच मझधार में दगा दे गई। उनके टूटे मन, कमजोर तन और झुके कंधों पर दो बच्चों का भार छोड़कर जैसे तैसे बच्चों का मुंह देखकर अपने को संभाला और इस गुरुतर उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया। पर किसने उनके त्याग को समझा। बेटे बहुओं का मन तो इस मकान को बेचकर पैसे खड़े करने का था, पर ऐन मौके पर बचपन के साथी श्रीवास्तव ने सलाह दी और वे कड़ा रुक कर गए और स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया कि जब तक जिंदा है घर बेचने के विषय में कोई बात नहीं। भला हो श्रीवास्तव का, जिसने उनके दिमाग में अच्छे से यह बात बिठा दी थी कि मकान बेचने की भूल कभी मत करना, वरना अपने हाथ कटा बैठोगे। बच्चे तो बंदर बाट कर लेंगे और तुम पूर्ण रूपेण उन पर आश्रित हो जाओगे, सो कालांतर में भार बन जाओगे। हो सकता है रोटी तक के लिए तरस जाओ। श्रवण कुमारों का जमाना नहीं है अब। हो सकता है तीर्थ यात्रा की जगह वृद्धाश्रम पहुंचा दिए जाओ। कमोवेश हर घर का यही हाल है अब। बात भी सही थी। उन्हें याद आया कि एक बार बड़े बेटे के यहाँ बहुत मन से गए थे, पर बहू 4-6 दिन में ही उकता गई। बेटे से लड़ना शुरू कर दिया कि ये तो डेरा जमा कर बैठ गए, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। वह बड़े दुखी मन से लौटे थे, पर करें क्या, अकेले मन भी तो नहीं लगता। कल की ही बात हो ऐसा लगता है, जब पत्नी ने कहा था जो भी अपने पास है बराबर बराबर बेटों में बांट देना चाहिए अपने जिंदा रहते। उन्होंने चौंक कर पत्नी की तरफ देखा था। बोले, एकाएक यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? पत्नी कुछ सकुचाते हुए बोली, अपने पड़ोस में जो पाठक परिवार रहता है ना, उनके यहाँ बंटवारा चल रहा है। पाठक जी की पत्नी के दिवंगत होते ही बेटे बहुओं में झगड़ा शुरू हो गया। हम आसपास की लेडीज भी इकट्ठी हुई थी। एक एक कटोरी गिलास की साइज तक के लिए लड़ाई हो रही थी। बड़ी को थोड़े बड़े साइज के कटोरे क्या मिल गए, छोटी बहुएं बिफर गईं। तीनों बेटे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। मिसेस पाठक के गहने सुनार से तुलवा कर बांटे जा रहे थे। जब करधनी की बारी आई तो पाठक जी ने कमजोर स्वर में प्रतिरोध भी किया कि इसे ना तोड़ो
तुम्हारी माँ ने बड़े मन से बनवाई थी। कोई एक बहू निशानी के तौर पर रख ले और दूसरी बहुएं उसी के वजन बराबर दूसरी चीजें ले ले, पर भला बहुएं कहाँ मानने वाली थी। आखिर करधनी के 3 टुकड़े किए गए और पाठक जी असहाय से देखते रह गए। फिर पाठक जी को साथ रखने की बारी आई। तय हुआ 4-4 महीने तीनों बेटे बारी बारी से रखेंगे। तो मंझली बहू मुंह चढ़ा के बोली, साल में पुरुषोत्तम मास भी तो आता है, तब कौन रखेगा, अभी निश्चित कर लो। सब सुनकर दंग रह गए। जिन बच्चों के ऊपर खून की एक एक बूंद न्यौछावर कर दी जाती है, ये बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा करेंगे, कभी कल्पना भी नहीं करते माँ बाप। अब और दूर क्यों जाते हो, अपने से चौथे घर वाले सोनकिया जी को ही देख लो। पत्नी की मृत्यु के बाद क्या दशा हो गई उनकी, बेचारे को लकवा मार गया। इकलौती बहू है, उन्हें खाने को नहीं देती कि खाएंगे तो हाजत को जाएंगे, फिर उन्हें ही धुलाना पड़ेगा। और जब ऐसा मौका आता है तो खींचकर मग से उन्हें मारती है, बेचारे रो कर रह जाते हैं। बेटा नौकरी पर चला जाता है, फिर बहू का राज्य। कैसे कैसे परेशान करती है उन्हें, प्रताड़ित करने के रोज रोज नए नए तरीके, दिन रात का कोसना और गालियां सुनते वे ईश्वर से मृत्यु की कामना करते हैं। पर ईश्वर ने भी उनकी तरफ से लगता है आंखें फेर ली हैं शायद। हर घर में यही हाल, लाखों में एक सपूत निकल आए तो बड़ा भाग्य। शर्मा जी सोच में पड़ गए थे। पत्नी का कहना है तो बिल्कुल सही। यद्यपि आज बेटे आज्ञाकारी हैं, अनुशासित हैं, पर कल किसने देखा है, पता नहीं पति पत्नी में से कौन पहले जाए। अगर पहले उनकी मृत्यु तो पत्नी बेमौत मर जाएगी, और यदि पत्नी पहले चली गई तो वे क्या करेंगे। सोचते ही दहशत होती थी। फिर भी उन्हें पत्नी की सलाह उचित लगी और जो भी दोनों के पास था बेटों में बराबर बराबर बांट दिया, सिर्फ मकान को छोड़कर, जो उनकी मृत्यु के उपरांत ही बेटों को मिल सकेगा। खुद के गुजारे के लिए पेंशन पर्याप्त। बेटे असंतुष्ट थे, रहे आए, उन्हें फुर्सत मिली, पर चैन कहाँ। पत्नी चली गई, भी अकेले रह गए भोगने के लिए। एक एक बात याद आती है उसकी। जीवन भर पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा उखड़े से रहे। पर अब जब वो चली गई तो उसी की यादों में निमग्न रहने की आदत हो गई है मानो। शर्मा जी स्वयं में खोए अन्य मनस्क से लेटे थे कि उनके मित्र श्रीवास्तव जी ने आवाज दी, क्या शाम के समय घर में घुसे हो, चलो घूम के आते कहीं। श्रीवास्तव जी ने अपने बेटे के घर से आए थे। शर्मा जी ने पूछा, अरे कैसा रहा तुम्हारे बेटे के यहाँ जाना, खूब मजे किए होंगे। हाँ यार, मजे ही मजे हैं। बेटे बहू को अपनी नौकरी से फुर्सत नहीं, घर नौकरों के हवाले, बच्चे अपने में व्यस्त। उन्हें हम ओल्ड फैशन लगते हैं। हाँ, खाने पीने की कोई कमी नहीं, खाए जाओ नौकर के हाथ का बना। बेटे बहू ने तो 2 घड़ी बैठकर सुख दुख भी नहीं पूछा। अपना तो मन नहीं लगा सो वापस चले आए। चलो इतना ही बहुत है, मेरे बेटे तो बुलाते ही नहीं, मकान नहीं बेचा इसलिए नाराज हैं। शर्मा जी खिन्नता से बोले। उनका मूड भांपकर श्रीवास्तव जी ने बात पलट दी। बोले, कुछ पता है अपना दोस्त वर्मा, आजकल बीमार है, चलो उसे देख आते हैं। ठीक है, कहकर वे चुपचाप चल दिए। वर्मा के यहाँ पहुंचकर दोनों चकित रह गए। बाहर के आउट हाउस में वर्मा अकेले पड़े थे, आसपास कोई नहीं, मुंह पे मक्खियां। दशा इतनी दयनीय कि मक्खियां उड़ाने का भी होश नहीं। श्रीवास्तव जी की आवाज सुनकर वर्मा ने धीरे से आंखें खोली। तुम यहाँ क्यों पड़े हो? बेचारे से बोला भी नहीं गया। छूकर देखा तो उन्हें तेज बुखार था। दोनों सोच में पड़ गए। वर्मा ने तो फिर निढाल होकर आंखें मूंद ली थी। श्रीवास्तव ने घंटी बजाई, आवाज लगाई, पर वर्मा जी के घर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मजबूर होकर श्रीवास्तव ऑटो लाए और उन्हें हॉस्पिटल ले चले। दोनों हॉस्पिटल में पहले तो 2-4 खरी खोटी सुनाकर डॉक्टर बोले, अब भर्ती करने लाए हो। बहुत अनुरोध पश्चात वर्मा को भर्ती किया गया और इलाज शुरू हुआ।
रात भर दोनों भूखे प्यासे वर्मा जी के सिरहाने बैठे रहे। सुबह जब उन्होंने आंखें खोली तब दोनों की जान में जान आई। उनके बेटे को फोन किया, वह टूर पर गया था। बहू ने आने में असमर्थता जता दी। उसकी भी कोई अति आवश्यक मीटिंग थी। अब कोई उपाय शेष न रहा तो दोनों मित्रों ने बारी बारी से रहना तय किया। जब तक वर्मा जी स्वस्थ ना हो जाएं, बेटे बहू को उनके नहीं आना था सो नहीं आए। हॉस्पिटल का पेमेंट भी दोनों ने मिलकर किया। तब वर्मा को लेकर जब उनके घर पहुंचे, घर पर ताला मिला। खींच गए दोनों। ऐसा बेटा किस काम का जो बीमार बाप की खोज खबर ही ना ले। अब कहां ले जाएं? बीमार आदमी का पथ्य अपथ्य, सेवा शुश्रूषा आसान है क्या? आखिर शर्मा जी बोले, हमारे घर ले चलो, वहीं सोचेंगे कि क्या किया जाए। शर्मा जी के घर जब तीनों यार बैठे तो कहने को शब्द नहीं। तीनों ही जैसे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। शर्मा जी ने ही मौन तोड़ा। मैं चाय बनाकर लाता हूँ। बेचारे किचन में चाय बनाने में जुट गए। इधर उधर जूठे बर्तन थे। खैर, जैसे तैसे चाय निपटी। अब अगली नीति क्या हो, इस पर विचार विमर्श चलने लगा। श्रीवास्तव जी बोले, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। बाल बच्चे तो अपनी तरफ से एकदम लापरवाह हो गए हैं। हम कब मरे इसी का इंतजार है उन्हें। पर उनके सोचने से तो हम मर नहीं जाएंगे। पता नहीं कब तक जीना है हमें। निठल्ले बैठकर घर वालों को कोसते रहने से अच्छा है कि समय काटने के लिए कुछ सार्थक करने का सोचा जाए। अपना मन भी लगा रहेगा और हाथ पांव भी चलते रहेंगे। बात तो ठीक है तुम्हारी। शर्मा बोले, इस बुढ़ापे में हम क्या करने लायक बचे हैं? जिंदगी भर नौकरी की है, अब आराम के दिन है, फिर शरीर भी अशक्त है। हाँ, पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें शारीरिक श्रम कम हो। उतना ही करेंगे जितना अपने वश में हो। पर क्या? समझ नहीं आ रहा था। श्रीवास्तव बोले, तब सुनो यार, हमारे घर के पास एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। वहां बाहर से आए बच्चे खाने के लिए बहुत परेशान होते हैं। हम अगर उनके लिए मैस या टिफिन की कोई व्यवस्था कर सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा। विकल्प तो एकदम सही है, शर्मा जी ने कहा। और खाना बनाने की भी कोई समस्या नहीं। हमारी काम वाली महरी की ननद को उसके घर वालों ने छोड़ दिया है। वह काम ढूंढ रही है। तब तो बन गया अपना भी काम। सामान की लिस्ट बनाओ और तीनों मिलकर पैसा लगाते हैं। सप्ताह में एक बार किराना लाना होगा तो वह हम आराम से कर सकते हैं। आजकल तो घर पर भी सामान आसानी से सप्लाई हो जाता है। हम रोज टहलने जाते ही हैं, लौटते वक्त सब्जियां खरीद ला सकते हैं। कोई उद्देश्य रहेगा तो व्यस्त रहेंगे और मन भी लगा रहेगा। तो फिर यही तय रहा। तीनों मित्रों के चेहरे पर उत्साह और आत्मसंतोष की आभा थी। अब न उन्हें बेटे बहुओं से शिकायत थी और ना नए जमाने के बदलाव से कुढ़न। मन शांत और निर्विषय। तीनों आपस में सर जोड़कर भविष्य के सुनहरे सपने बुनते हुए मनोयोग से मंत्रणा में जुट गए। अभी आपने भोपाल की वरिष्ठ साहित्यकार कवित्री कांति शुक्ला की कहानी आशा तृष्णा न मरे को दीप्ति मिश्रा के स्वर में सुना। कहानी पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।